करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी। नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 24 दिसंबर इस दिन मिली जबरदस्त मार से निजाम तो किले के अंदर छुप गया। जाते जाते अपने जितने भी उसके बचे हुए सैनिक थे उनको भी किले के अंदर तट के उस पार ले गया। खुद तो छिपा रहा, अब इनको भी छिपा दिया। बस ये सबसे बड़ी गलती निजाम ने की, क्योंकि बाहर से मराठाओं ने उसे सभी जगहों से किले को घेर लिया। अब बाहर की मदद की अपेक्षा करने के सिवा निजाम के पास कोई चारा नहीं था। आप देखेंगे 24 तारीख को ये मराठाओं ने पहली मार दी निजाम को, और 8 जनवरी में 15 दिन बाद इसने संधि कर ली है। क्योंकि 8-15 दिन में, वैसे मैं बताऊं, किले के अंदर 84 पानी के स्रोत थे, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अपना 1737 आते पता नहीं पानी की कमी, अन्न की कमी, भूखमारी तो होने लगी। तो इसीलिए 8 तारीख को निजाम ने संधि कर ली। और हुआ ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिली, मदद बिल्कुल बाहर से आ रही थी, लेकिन बाहर से आने वाली हर मदद को मराठाओं ने बाहर ही निपटा दिया है। बाजीराव का अत्यंत विश्वासु सरदार चिमणा जी ने अपने बेटे को जो पत्र लिखा है, कल मैंने आपको बताया कि उसने पत्र में भी कहा है कि राजेश्री राणोजी शिंदे, राजेश्री मल्हार बाज होलकर, इन दोनों ने माजी खान और 2000 मोमिनों को बाहर निपटा दिया। ये पहली मदद। सुजायत खान की पूरी सेना को रघोजी भोसले ने हरा दिया। जब सुजायत खान का मरने का समय आया तो सुजायत खान ने 5 लाख रुपए देके अपने आप को छुड़वा लिया। दिल्ली की भाई मदद जो आने वाली थी, जो आश्वासन दिल्ली ने दिया था, वो मुगलों की दोबारा मदद नहीं आई। निजाम स्वतः जब भोपाल में आया था तो मुगल बादशाह ने उसको मदद भेजने का आश्वासन करके भेजा था। अब वहां भी आप देखो, कल जो मैंने आपको बताया कि राजश्री राणोजी शिंदे, राजश्री पिलाजी जाधव और सयाजी गुजर, इन लोगों ने 500 राजपूत, 700 घोड़े मार के उन लोगों को भगा दिया था। अब चिमणा जी ये भी लिखता है कि निजाम की तोपों ने मराठाओं का बड़ा संहार किया, लेकिन वो आंकड़ा नहीं बताता है। दूसरा ये निजाम का लड़का और दुर्जन साल, ये
अपना कोटा का राजा। सलाबत जंग और दुर्जन पे जो चढ़ाई करने आ गए थे फौज के साथ, उन लोगों को भी, उन सैनिकों को 1500 मोमिनों को वहां पे मल्हार बा और यशवंत पवार ने काट दिया, उनको भी भगा दिया। ये अपना सलाबत जंग इतना घबरा गया 1500 मोमिन के काटते हुए देखने के बाद में कि वो अपने बाप को ही छोड़ के वहां युद्ध भूमि से भागा है। भाई आप उसे गाली मत दो, वो सच्चा मोमिन है। बस मोमिन है तो जर जोरू जमीन चाहिए, इन तीनों से मतलब है। बाकी संपत्ति चाहिए, महिला चाहिए हल चलाने, और जमीन भी चाहिए बस, क्योंकि ये सारी की सारी जमीन अल्लाह की है, ये मोमिन मानता है। ये माँ बाप बेटा बेटी ये चाचा बुआ, ये फालतू रिश्ते से उसका कोई मतलब नहीं है। लूटना है, धर्म प्रसार करना है। अगर इस्लाम को नहीं माना तो इस्लाम के ना मानने पर सर से तन जुदा करना है बस, और बाद में सब होने के बाद में गाजी बन के जन्नत में जाना है, जहाँ 72 हूरे वो मखमल तलम कपड़ा डाल के उसकी राह देख रही है, उसके बाहों में उसको लेटना है। बस मोमिन का इतना ही काम है। वैसे मैंने ये कल आपको बताया था कि चिमणा जी ने बलवंत राय को ये पत्र भेजा, अपने इन घटनाओं की पुष्टि ये पत्र करता है। दूसरा भी एक पत्र है, ये भी सारी घटनाओं की पुष्टि करता है। तो हमें समझ आता है कि हाँ, ये सब असल में हुआ था, कई सुनी बातें लोक कथाएं नहीं हैं। बाजीराव का चिमाजी अप्पा को स्वयं लिखा हुआ पत्र अवेलेबल है। उसमें बाजीराव ये कहता है कि निजाम के साथ उसका लड़का था, कोई मराठी गोडसे था, दतिया का राजा था। ये दतिया के राजा के बारे में एक दो शब्द, क्योंकि दतिया में मोमिन की तरह ही ये दतिया के राजा जो थे, बाप और बेटे में सत्ता संघर्ष हर पीढ़ी रहा है हमेशा। भोपाल में ये रामचंद्र राव का एक अल्पवयीन लड़का था इंद्रजीत, जिसको माँ ने गद्दी पे बिठाया। तो मुझे नहीं लगता कि इंद्रजीत लड़ने आया है, उसने कोई सेनापति भेजा होगा जो मुगलों की तरफ से भोपाल में लड़ा। तो ये है कहानी दतिया के राजा की। ये निजाम का लड़का था, मराठी कोई गोडसे करके रियासतदार होगा, पता नहीं, मैंने जानने की भी कोशिश नहीं है। ऐसे चिरकुटों के लिए हमारा समय क्यों बर्बाद करें। दतिया का राजा था। जयसिंह का एक पुत्र मुगल सैन्य में शामिल था। अहीर राजाओं का कोई अहीर था और रोहिला भी था। और इनकी पूरी मिला के मैंने बताया था, जब दिल्ली से निकले तो 30-34 हजार के आसपास थे, अब तो 50 हजार हो गए थे। बाजीराव आंकड़ा देता है चिमाजी अप्पा को कि भाई ये सेना 50 हजार की थी। सादात का भांजा कोटा का दुर्जन साल अपनी 20 हजार की फौज लेके आ रहे थे। मल्हार बा और यशवंतराव पवार, इन दोनों ने, जो मैंने बताया, तालाब के पास वहीं उनको निपटा भी दिया था। बाजीराव कहता है कि औरंगाबाद में रावरंबा निम्बाड़कर 10 हजार की फौज लेके खड़ा है, ध्यान रखो। छत्रसाल का वैसे पोता और सवाई जयसिंह का जो पुत्र जो मैंने बताया, इन लोगों को बाजीराव कहता है जबरदस्ती भेजे गए हैं। बाजीराव को विश्वास नहीं हुआ कि छत्रसाल का जो पोता है ये मुगलों की तरफ से कैसे लड़ सकता है। बाजीराव आगे कहता है राणोजी, पिलाजी, सयाजी ने राजपूत सेना को बहुत मारा। अब ये रेफरेंस ये भी देता है जो मैंने ऊपर कहा कि 500 राजपूत और 700 घोड़े मल्हारबा और इन लोग शिंदे, राजश्री राणोजी शिंदे ने काट डाले थे। ये मैंने
रेफरेंस दिया है। तो ये 2 पत्र है, ये दोनों पत्र इन सारी घटनाओं की पुष्टि करता है। निजाम, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, निजाम अपनी फौज को तट के अंदर ले गया था। हमने बाहर नाकाबंदी कर दी थी। बाजीराव लिख रहा है, दाभाडे और बांडे, कदम बांडे, ये दोनों हमारे पास अब तक आए नहीं है। फिर भी आप समझा बुझाकर उनको शामिल करने का आह्वान कर देना। राणोजी भोसले जो नागपुर के थे, नागपुर के राणोजी भोसले को स्वयं आप उनसे बात करके मनवा लो। हम आज अभी यहाँ सुरक्षित है। निजाम दुस्सह्य होके निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाबंदी से बड़ा हैरान है, क्योंकि उसके सैन्य का दाना पानी चिंताजनक रूप से अल्प है, ये बाजीराव कहता है। मित्रों, इन कुल लिखा है कि 1 रमजानी थे 27 रमजानी, यानी 27 दिन में निजाम को आखिर अपनी जो पगड़ी थी वो बाजीराव के सामने जमीन पे रखनी पड़ी। सिरोज के दुराई सराय, सराय यानी धर्मशाला, दुराई सराय में निजाम ने संधि पे हस्ताक्षर किए 8 जनवरी 1738 को। बाजीराव आगे लिखता है कि निजाम व त्याची फौज सत्वहीन झाली, सत्वहीन हो गई निजाम और उसकी फौज। मुगल पठानों ने भाड़े के सारे जानवर किले के अंदर खा लिए हैं। ये जो घटना है ये 5 या 6 जनवरी को किले के अंदर घटी थी, क्योंकि और रेफरेंसेस है जो इनकी तारीख बताते हैं 5 या 6। किसी ने 5 शाम को लिखा है, किसी ने 6 तारीख को सुबह लिखा है। तो 5-6 की मोमिनों ने तो ये जानवर जो थे जो भाड़े से उन्होंने ऊपर लाए थे वो भी खा दिए। आनंदराव पंडित सुमंत को बात करने के लिए निजाम ने हमारे पास भेजा। मित्रों, ये आनंदराव पंडित सुमंत जो है ये अपने स्वराज्य का ही वकील था, जो हमेशा भाग्यनगर में निजाम के दरबार में रहता था। तो ऐसा नहीं है, आनंदराव पंडित अपना वकील था। हमने उसे यानी सुमंत को राजश्री पिलाजी और मल्हारबा के साथ सामने वाले टीले पे भेज दिया। ढोंडो गोविंद, ये ढोंडो गोविंद मित्रों दिल्ली में अपना वकील था, स्वराज्य का वकील था। ध्यान रहे कि ढोंडो गोविंद के साथ जो करार मुगल दरबार में पहले तय हुआ उसे मानने की शर्त हमने लगाई है निजाम के सामने 8 जनवरी को। वो तो अपने बेटे को माड़वा भी देने वाला था। अब संकट खड़ा हो गया है, क्या करता बेचारा, यानी संधि पे स्वाक्षरी करने के अलावा निजाम कुछ नहीं कर सकता। माड़वा हमें देना ही पड़ा, संधि के तहत निजाम को माड़वा देना ही पड़ा। आज पादशाही नवाब सारखा दूसरा अमीर तो कौन भाई, पूरे मुगल पातशाही में निजाम के जैसा शातिर पराक्रमी दूसरा अमीर कोई नहीं है। इसलिए चिमाजी अप्पा को लिखे पत्र में कहता है कि आज पातशाही नवाब सर का अमीर तो कौन। हाँ, करार होने के बाद में उसे आचरण में लाने की नवाब ने हमें हामी दी है। वो तो रेगुलर सब हम वही करते हैं। मित्रों, ये मैंने क्यों कहा, एक तो सारे घटनाओं की पुष्टि ये 2 पत्र करते हैं, और भी रेफरेंसेस हैं वो भी करते हैं। अब इन सारे पत्रों से ये सिद्ध हुआ कि निजाम को पटकनी देने में बाजीराव कामयाब हो गए और भोपाल का ये युद्ध यहाँ पे समाप्त हुआ। लेकिन असली मजा तो संधि में है। संधि के तहत
नर्मदा और चंबल नदी के बीच का जो जितना भी सारा प्रदेश था वो अब मराठाओं के अधिकृत रीत्या आधिपत्य के नीचे आ गया था। बादशाह से ये सारे प्रांत की जो लेखी सनद थी, स्टैंपिंग थी, वो बाजीराव जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उसके 8-9 महीने के बाद बाजीराव का निधन हो गया। लेकिन जिसे उस स्वाक्षरी को नाना साहब ने करवा के लिया, नाना साहब ने इस संधि पे लेखी सनद बाद में प्राप्त की। 1738 में भोपाल की लड़ाई के बाद मित्रों, बाजीराव ने जितना भी जीता हुआ प्रदेश था, उस प्रदेशों की वसूली, राज्य व्यवस्था और जीएसटी वगैरह वो सुचारू रूप से चलने की कोशिश में वही रहा था। जनवरी से वही रहा था। फिर जनवरी से जुलाई वो मालवा और बुंदेलखंड के आसपास रहा। 21 जुलाई 1738 को बाजीराव पुणे लौटा है। आपको याद आया? जुलाई 1738 चिमाजी अब्बा वसई को निपटाने, पोर्तुगीजों को निपटाने के लिए वसई में ही था। वैसे 1737 के आरंभ में नादिर भी दिल्ली आने वाला था। ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली वालों की नींदें हराम हो गई थी क्योंकि वहाँ से नादिर निकला था, और उसकी भी कहानी है, बताऊंगा। हमारा अभी का आज का विषय नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं कि नादिर अचानक आके टपका। जैसे निजाम जब भोपाल आया तो राणो जी और मल्हारबा अपनी सेना के साथ अचानक उसके सामने आ गए और मारकाट की, ऐसा नहीं हुआ। नादिर तो बकायदा 1736 से वकील भेज रहा था, पत्र भेज रहा था, लेकिन ये अपने मुगल अय्याश, आज का विषय नहीं है, बताऊंगा आगे। तो नादिर के आने से दिल्ली वाले चिंतित तो डेफिनेटली हो गए थे। नादिर आया, लूट मचाई, अपरिमित तबाही दिल्ली की करके 58 दिनों में, 2 महीनों में, अप्रैल में नादिर फिर निकल गया, क्योंकि उसको लूटने ही आना था भाई, क्योंकि उसके वहाँ पे पैसों की कमी हो गई थी। अब वो दूसरा विषय है। हाँ, ओटोमन से लड़ते पूरा वहाँ वो भी भिखारी हो गया था। इसके लिए पैसे की जरूरत थी। अब उसको मालूम था पूरी दुनिया में पैसा तो सिर्फ दिल्ली में है। वो आया, 2 महीने लूटपाट की, पता नहीं, आंकड़े पे हम लोग नहीं जाते, लेकिन लाखों करोड़ रुपए नादिर लूट के गया। क्योंकि नादिर पहले कश्मीर भी आया था। कश्मीर में उसने लॉन्च पैड बनाया था दिल्ली के लिए, और फिर वो कश्मीर का लॉन्च पैड बना के उसने दिल्ली पे हमला किया है। ये साले हमारे अय्याश, हरम में सारी जिंदगी गुजारने वाले नशेबाज, ये सुल्तान और उसके चाटुकार अशराफ दरबारी, इन लोगों को नादिर ने बाहर निकाला दिल्ली से पहली बार, और फिर वो करनाल के पास नादिर से लड़े। मरते क्या न करते भाई, लड़ना तो पड़ा ही। करनाल के पास इनकी बहुत जबरदस्त जंग हुई है। अब इनके मुगलों के पास ना राजपूत रहा, ना मराठा रहा, ना देश का ज़्यादातर हिंदू रियासतदार भी उनके पास नहीं था। भारी सैन्य की कमी हो गई थी मोहम्मद शाह के पास। तो अफगान, रोहिला, सिंध के हिंदू, इन लोगों की फौज इसने इकट्ठा की है और लड़ा है। इस लड़ाई का ब्यौरा लॉकहार्ट देता है अपनी पुस्तक में। आप जरूर जाओ, जरूर वो पुस्तक पढ़ो लॉकहार्ट की, क्योंकि सबसे विश्वसनीय पुस्तक लॉकहार्ट की ही है, क्योंकि इसने पूरे ईरान के राजाओं का इतिहास 17वीं और 18वीं शताब्दी का लॉकहार्ट ने लिखा है। लॉकहार्ट ने मेहनत भी बड़ी की है।
वो वहीं रहा ईरान में। उसने भी 1742 का वो नादिर शाह का इतिहास बहुत विस्तार से लिखा है। नादिर के अभियान जो था वो तो 1747 तक चला था। वो बाद में फिर नादिर को वहीं लोगों ने मार दिया वगैरह वगैरह वगैरह। एक क्या नाम है उनका, सिमर नोवा नाम की एक महिला है, उसने नादिर के कश्मीर को खंगाला है कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये वो सिमर नोहा ने खंगाला है। बुक तो मैं नहीं ले सका क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका रिव्यू मैंने ज़रूर पढ़ा है। वंदे मातरम।